हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2026 का जो मैथ्स का पेपर 1 है उसका डिस्कशन है ये। तो ओवरऑल पेपर अगर आप देखेंगे तो 2024 और 2025 से पेपर थोड़ा सा बेटर लेवल का और हुआ है, थोड़ा सा मोर डिफिकल्ट लेवल पे गया है, बट ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल है वो एडवांस की बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल लेवल पे ही है। जैसे कि 23 में था, 22 में था, 21 का एडवांस थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल था मैथ्स का, बट लेकिन लोग कहते हैं फिजिक्स थोड़ा आसान था तो बैलेंस आउट हो गया था। तो 24-25 में जो थोड़ा सा ईजियर साइड पे मैथ्स लेके जा रहे थे वापस से पिक किया इन्होंने। तो हम एडवांस के लिए जो बच्चा मैथ्स प्रिपेयर करता है ना उसको ठीक लेवल पे ही प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा भी हो जाए तो भी वो हैंडल कर सके। अगेन जैसे किसी भी एडवांस के पेपर में होता है, कुछ क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल होते हैं, कुछ ही क्वेश्चन जो बहुत मुश्किल है। इसमें हम देखेंगे 9th क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, मतलब बियॉन्ड जेईई एडवांस सिलेबस आप कह सकते हो। और बाकी क्वेश्चंस ठीक ही मैनेजेबल है, कुछ-कुछ बहुत आसान भी है। शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस अच्छे लेवल का माना जाएगा। तो एफएक्स आपके सामने गिवन है, राइट? एफएक्स आपके सामने गिवन है और पूछा गया डेरिवेटिव वगैरह के बारे में। डेरिवेटिव खुद डिक्रीजिंग है कि नहीं, मतलब डबल डेरिवेटिव तक भी जाने की नौबत आ सकती है। देखते हैं। तो एफ डैश एक्स लेंगे तो रूट एक्स कॉन्स्टेंट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/√x नीचे चला गया, प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट और लॉग एक्स कांस्टेंट और रूट एक्स का 1/2√x तो होता ही होता है, और -1। ये आ गया एफ डैश एक्स आपका, राइट बच्चे? ये एफ डैश एक्स आ गया। एफ डैश एक्स में क्या करेंगे? एफ डैश एक्स में अगर आप देखेंगे तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा, प्लस लॉग एक्स आ जाएगा, ऑफ कोर्स बेस ई माइनस 2√x आ जाएगा, बाई समथिंग पॉजिटिव है 2√x। ये डेरिवेटिव है आपका, है ना? तो रूट एक्स कॉन्स्टेंट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो रूट एक्स नीचे चला गया, लॉग एक्स कॉन्स्टेंट, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x -1 हो गया, तो एलसीएम लिया, 2 मल्टीप्लाई हुआ, इधर इधर -2√x आ गया। ये एक डेरिवेटिव है, राइट? ये आपका डेरिवेटिव है। अब पूछा गया है कि फंक्शन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है कि नहीं यार। बेसिकली तीन ऑप्शन ज्यादा एक जैसे हैं, ये थोड़ा सा आउटकास्ट टाइप का है। देखो अब हम क्या सीख सकते हैं कि एफ एफ डैश एक्स आपके सामने है, राइट? तो डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है कि नहीं पूछा गया, डेरिवेटिव खुद डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो एक बार डबल डेरिवेटिव में जाने से पहले इस पोर्शन को देखते हैं, सिर्फ इस पोर्शन को देखते हैं, सिर्फ इस जी एक्स वाले पोर्शन को अगर हम देखें, इसको जी एक्स मान लेते हैं, तो जी एक्स 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2√x, जी एक्स मान लेते हैं 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2√x, 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2√x, राइट? 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2√x, 0 to 1 में, 0 में माइनस इन्फिनिट और 1 में। देखो जो पहला ऑप्शन है उसको इस तरह देखो आप, 0 to 1 में डिक्रीजिंग कह रहा है वो, 0 पे अप्रोचिंग वैल्यू देखो, इस पे 0 पे अगर अप्रोचिंग वैल्यू देखोगे इसके डेरिवेटिव की तो क्या होगा? अगर आप 0 पे अप्रोचिंग वैल्यू देखेंगे तो ये देखो माइनस इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, 0 पे ऊपर वाला माइनस इन्फिनिट जा रहा है और नीचे अप्रोचिंग 0 जा रहा है, तो सपोर्ट कर रहे हैं इन्फिनिट को, मतलब 0 पे अप्रोचिंग वैल्यू माइनस इन्फिनिट की जा रही है। मैं पहले ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले ऑप्शन कैसे रिफ्यूट कर रहा हूँ। 0 की अप्रोचिंग वैल्यू देखोगे, 0 की अप्रोचिंग वैल्यू बच्चे, तो ये वाला पूरा इन्फिनिट की तरफ अप्रोच कर रहा है। 1 के पास अप्रोचिंग वैल्यू देखोगे तो कुछ फाइनाइट सी वैल्यू आ रही है ना। 0 पे जब अप्रोचिंग वैल्यू देख रहे हैं तो माइनस इन्फिनिट बहुत बड़ा नेगेटिव इन्फिनिट की तरफ जा रहा है। 0 पे जब अप्रोचिंग वैल्यू देखोगे तो बहुत बड़ा नेगेटिव इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, और 1 के आसपास वैल्यू देखोगे तो 2 प्लस 0 हो गया माइनस 2 हो गया 0 बाई 1, मतलब 0 के आसपास वैल्यू जा रहा है, माइनस इन्फिनिट से 0 हो गया है। 0 पे अप्रोचिंग वैल्यू माइनस इन्फिनिट, 1 पे अप्रोचिंग वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के आसपास में है, तो बढ़ा ही है ना फंक्शन, बढ़ा है ना, डिक्रीज तो नहीं हुआ होगा ना, समझ रहे हो? तो पहला ऑप्शन इसलिए ब्लैटेंटली रॉन्ग है। पहला ऑप्शन, और आपको दिख भी रहा है कि पहला ऑप्शन अलग ही है, बाकी तीन अलग है, तो बच्चा ज्यादातर तीनों ऑप्शन पहले लास्ट के तीन ऑप्शन की तरफ ही जाएगा। पहला ऑप्शन मैं रिफ्यूट करके मैंने आपको दिखा दिया, समझ आ गया होगा आपको। देखो इन क्वेश्चन में तो हम ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा मान के चलेंगे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा एडवांस के लेवल पे है, राइट? तो एक पोर्शन ले लिया, g ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस लॉग x माइनस 2√x, g डैश x हो गया 1/x माइनस 2 1/√x, ये g डैश x हो गया, तो 1 माइनस रूट एक्स बाई एक्स, 1 माइनस रूट एक्स बाई एक्स, ठीक है, 1 माइनस रूट एक्स बाई एक्स। तो जी डैश एक्स हम अभी हमें इसका साइन चेंज का पैटर्न एस्टैब्लिश करना है ना, एफ डैश एक्स साइन चेंज का पैटर्न एस्टैब्लिश करना है। एफ डैश एक्स का जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है,
एफ का जो डिनोमिनेटर है वो तो पॉजिटिव है, एफ का जो न्यूमरेटर है उस पर बात चल रही है। तो मैं सिर्फ एफ के न्यूमरेटर पे फोकस कर रहा हूँ। 1 माइनस रूट एक्स बाई एक्स है, ये कहाँ चेंज होता है, सोचो ये कहाँ बदलेगा, ये कहाँ बदल रहा है, वन के राइट में, वन के राइट में नेगेटिव है, वन के लेफ्ट में पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो जी डैश एक्स है, जो जी डैश एक्स है क्या एफ एक्स के न्यूमरेटर का डेरिवेटिव वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि 0 से 1 तक राइज कर रहा है, 1 से आगे फॉल कर रहा है ना, 0 से आगे 1 तक राइज कर रहा है, 1 से आगे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो 0 से 1 तक राइज कर रहा है ना, तो 0 पे वैल्यू क्या देखी हमने अभी, 0 पे वैल्यू क्या देखी, देखो अभी देखा ना इसको, 0 पे वैल्यू देखो जी एक्स की, जी एक्स, इसको जी एक्स माना है ना, इसको जी एक्स, ठीक है, इसको जी एक्स माना है, इसको जी एक्स माना है, तो 0 की ही राइट में देखना है हमें g ऑफ 0, मतलब अप्रोचिंग g ऑफ 0, नॉट एग्जैक्ट g ऑफ 0, g ऑफ अप्रोचिंग 0 की जो वैल्यू है वो कुछ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, g ऑफ 0 माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और g ऑफ 1 जो है वो 0 पे जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू गिर जाती है, उसके बाद वैल्यू गिर जाती है, 0 से 1 तक वैल्यू राइज करती है, उसके बाद वैल्यू गिर जाती है। समझो इस बात को कि राइज करके माइनस इन्फिनिटी से 0 तक पहुंचा, ठीक है, राइज करके 0 पे वैल्यू बहुत नीचे है, 0 पे वैल्यू बहुत नीचे, बहुत नीचे से, और 1 पे वैल्यू 0 है, 0 पे वैल्यू बहुत नीचे से 1 पे पहुंचा, और फिर वापस से कम हो गया, डिक्रीज वापस से कम हो गया, वापस से मुड़ गया, वापस से मुड़ गया। तो आप समझते हो कि जीएक्स हमेशा नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव तो नहीं होगा। जीएक्स हमेशा नेगेटिव या जीरो होगा, जीएक्स कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रही है, ये जीएक्स के डेरिवेटिव का नेचर है। तो जीएक्स 0 के आसपास में बहुत छोटा है, 1 पे 0 है, 1 के बाद वापस से कम हो जाता है। तो जीएक्स जो है बच्चे वो हमेशा नेगेटिव साइड पे ही है, जीएक्स हमेशा नेगेटिव साइड पे ही, एट बेस्ट 0 हो सकता है, जीएक्स कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो आपको समझ आ रहा है क्या, ये जो एक्सप्रेशन है ये कभी साइन चेंज नहीं कर रहा है, ये एक्सप्रेशन कभी साइन चेंज नहीं कर रहा है। क्या एक्सप्रेशन है, ये डेरिवेटिव का न्यूमरेटर है, और डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर तो साइन चेंज नहीं ही कर रहा है, तो पूरा डेरिवेटिव का भी साइन चेंज नहीं कर रहा है। इसी वजह से न ही लोकल मैक्सिमा है और न ही लोकल मिनिमा है। तो इसमें कैलकुलेशन है काफी अच्छी खासी, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप कर लेना, मैं बस आइडिया देता हूँ आपको। पी पॉइंट है पैराबोला का, स्लोप ऑफ टैंजेंट पैराबोला 4 है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ टैंजेंट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होगा, dy बाय dx 2x है, 2x, और उसकी वैल्यू 4 है, मतलब x कोऑर्डिनेट उसका 2 है, x कोऑर्डिनेट 2, x कोऑर्डिनेट आ गया तो y कोऑर्डिनेट आ गया, तो p पॉइंट आ गया ना, x कोऑर्डिनेट आ गया तो 2,4 p आ गया। वैसे क्यू पॉइंट है सर्कल का फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, इसका स्लोप ऑफ टैंजेंट -1 है। सर्कल को डिफरेंशिएट कीजिए, तो 2x + 2y y डैश इज इक्वल टू 0, y डैश इज इक्वल टू -x/y इज इक्वल टू -1, मतलब h और k कोऑर्डिनेट जो सर्कल पे है वो सेम है, तो h और k सेम होगा तो 1 स्क्वायर ही 2 स्क्वायर होगा ना, तो जो क्यू पॉइंट है वो क्लियरली 1,1 है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसलिए ऐसे करके आप निकाल सकते हो ना। सिमिलरली वैसे ही ऐसे ये निकाले ना, ऐसे बताया, और फिर रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग तो कैलकुलेशन होगी, लेकिन मतलब बंदा सिर्फ करना ही शुरू करेगा, सिर्फ करना शुरू कर सकता है। अगर 3 पॉइंट्स आ जाएंगे ना, रेडियस फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो, फैमिली ऑफ सर्कल से दो सर्कल से बना के थर्ड से पास कर, समझते हो, फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलने से काफी होगा आप जैसे बच्चों के लिए कि फैमिली ऑफ सर्कल से बाकी निकल जाएगा, या और भी तरीके होते हैं निकालने के लिए, बट ठीक है कैसे भी क्या वो निकाल लोगे, राइट। तो इसका आंसर √5/2 आता है, आप कैलकुलेट करके देख लेना इसका ना, ठीक है, कैलकुलेशन अवॉइड करें इसका, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट 0 है, इसका डिटरमिनेंट 0 है, इसका डिटरमिनेंट 0 है, करके देखना तो एक ही बचा। वैसे अगर देखो उसको ट्रांसफॉर्म करके आप आई तक पहुंचा भी सकते हो, है ना, जैसे 1 1 1 2 3 4 1 2 1। अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करके आई बना सके तो आई को भी ट्रांसफॉर्म करके बना सकते हैं ऑब्वियसली। तो करो, √2 को आता है ना सब जो स्कूल में पढ़ाते हैं, √2 को √2 माइनस 2 रो1, और रो3 को रो3 माइनस रो1। अगर हम ये काम करें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1 1 1 तो सेम रहेगा, ये 0 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको स्विच कर दो, √2 रो3 को स्विच कर दो, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये बन जाता है 1 1 1, अगले पेज पे लिख लेते हैं। √2 स्विच करेंगे तो 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 और 0 1 2 स्विच कर दिया, देख लेते हैं ये स्विच करते हैं, ठीक है। अब क्या करें, बस अब रो3 को रो3 माइनस रो2 कर दें,
तो ये जाएगा 1 1 1 0 1 0 0 0 2। ठीक है, अब तो बस हो गई। रो 3 को रो 3/2 कर दे, एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये बन जाएगा 1 1 1 0 1 0 0 0 1। और फिर लास्ट में रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3 कर दे, माइनस रो 2 माइनस रो 3, तो ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी जो हम चाहते थे। तो अगर हम इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से भी ये बना सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करके। फाइन, एलिमिनेशन मेथड से बहुत जल्दी हो जा रहा था, डिटरमिनेंट 3 का 0 है, 1 का ही बचा। जो भी करो इजी क्वेश्चन ही था। ये भी इजी क्वेश्चन है। कैसे, इसमें क्या कैच है देखो। बंदा अब देखो मैथ्स में हमें सिखा रहा था कि आसान पार्ट को पहले अटैक करो, इसमें उल्टा है, इसमें मुश्किल पार्ट को पहले अटैक करोगे ना ज्यादा आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो बच्चों मेरे cot इनवर्स cot ऑफ -11 है ना, cot इनवर्स cot ऑफ -11 है। अब cot इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो 0 से पाई है, तो इसके अंदर कोई नंबर 0 से पाई का होगा तो मस्त कैंसिल हो जाएगा cot इनवर्स cot। -11 3 पाई -3 पाई से थोड़ा सा आगे है, और हमें पता है कि cot में पाई के मल्टीपल्स ऐड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये देख पाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तो अब हम काट सकते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों देखो इन दोनों से 4 पाई की कोई टर्म की कोई गुंजाइश ही नहीं, इससे कोई रेशियो आएगा, नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, रैशनल नंबर आएगा, कुछ रैशनल जो भी आएगा, पाई तो नहीं आएगा बाकी दोनों से। तो 4 पाई की टर्म सिर्फ एक ही तो है आपके पास भाई साहब, 4 पाई की टर्म एक ही तो है आपके पास, या तो ये आंसर है नहीं तो क्वेश्चन ही गलत है। एग्जाम में क्यों दोबारा करके देखें। रही बात इनको फाइंड करने के लिए, बच्चों को अकेले आपके लिए आता है ना करना इसको, ऐसे ही थीटा माना तो sin 2 थीटा चाहिए है ना, तो sin 2 थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा का बेस्ट फॉर्मूला सूट करेगा क्या, 2 tan थीटा by 1 plus tan square theta, and what is your tan theta, what is your tan theta, tan theta is 2 into 2 by 1 plus 4। 10 मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना, ये कर लोगे वैसे आप इसको देखना 7 आ जाएगा ऐड वाइड। प्रोबेबिलिटी पता नहीं क्यों आसान ही पूछते हैं, प्रोबेबिलिटी पीएनसी वाला मुश्किल पूछा है, प्रोबेबिलिटी आसान पूछे। तो 6 रेड 9 ग्रीन है पहले बॉक्स में, 8 रेड 12 ग्रीन दूसरे बॉक्स में, सारे बॉल्स मिला दिए जाते हैं और उसमें से एक बॉल निकाला जाता है। इवन इवेंट है कि बॉक्स 1 चुना गया है, E2 इवेंट है कि बॉक्स इवन इवेंट की बॉल बॉक्स 1 का है, E2 इवेंट की बॉल बॉक्स 2 का है। तो इवन निकाल लो, बहुत सिंपल बेसिक है, 10th का बच्चा ही बता देगा। जो इवन है वो बॉल टोटल कितने बॉल है, 6 9 15, इसके 15 बॉल्स हैं और इसके 20 बॉल्स हैं, 8 12 लिखा ही हुआ है हमारे पास। तो 35 बॉल्स में से 15 बॉल बॉक्स 1 के हैं, 15 by 35 which will turn out to be 3 by कैसे करें 3 by 7 सॉरी, P of E2 naturally 20 by 35 so complementary इवेंट ही है तो 4 by 7 हो जाएगा। फाइन गुड। अच्छा F1 क्या चीज है, F1 है कि बॉल रेड है, बॉल रेड है तो P of F1। अब बॉल रेड कैसे हो सकता है, पहले बॉल से पहले बैग से लिया और बॉल रेड हो गया, पहले बैग से लिया बॉल रेड हो गया, या दूसरे बैग से लिया फिर भी बॉल रेड हो गया, दूसरे बैग से लिया फिर भी बॉल रेड हो गया, दूसरे बैग से रेड होने का चांस 8 by 20। ठीक है देखो ये ध्यान से देखो, ये 2 by 5 है, ये भी 2 by 5 है, तो 2 by 5 कॉमन लेंगे तो 3 by 7 4 by 7 ऐड अप होके 1 ही हो जाएगा। और P of F2 निकाल लो, P of F2 की बॉल ग्रीन है तो पहले बैग से लिया तो ग्रीन बॉल निकलने का चांस 9 by 15, दूसरे बैग से लिया तो ये बॉल निकलने का चांस 12 by 20। तो आप देख सकते हो बच्चों, आप देख सकते हो कि P of F2 में भी वही काम होगा, ये 3 by 5 है, 3 by 5 कॉमन आ जाएगा और एड अप होके बाकी सारा 1 हो जाएगा, एड अप होके 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इवन F1 इंडिपेंडेंट है कि नहीं इसे पूछा गया है, तो इवन F1 तो P of इवन इंटरसेक्शन F1 देखो, जो F1 इवन का इंटरसेक्शन है यही तो है, यही तो है, क्योंकि जो F1 हुआ है इवन के रास्ते से यही तो हुआ है, तो P of इवन इंटरसेक्शन F1 ये चीज तो है, ये चीज 3 by 7 into 2 by 5, और P of even into P of F1 भी सेम चीज है, P of even into P of F1 भी सेम चीज है, देख ही सकते हो P of even into P of F1 भी सेम ही चीज है, तो ये एकदम सही है, उसी लॉजिक से देख सकते हो कि गलत हो जाएगा। अब कंडीशनल,
इसका निकालो पहले, P of E1 given F1, पेन का कलर चेंज कर ले। ये क्या होता है, P of E1 इंटरसेक्शन F1 ऊपर हो जाएगा, डिवाइड बाय P of E1 नीचे हो जाएगा। अभी अभी आपने एस्टैब्लिश किया कि इंडिपेंडेंट इवेंट से P of E1 इनटू P of F1 हो जाएगा ना, P of F1 ही रह जाएगा ये वाला। और ये वाले में तो जब E1 F1 इंडिपेंडेंट है तो E2 F2 भी इंडिपेंडेंट ही होगा। जो E1 F1 इंडिपेंडेंट है तो वो E2 F2 भी इंडिपेंडेंट होगा। आप अलग से देखना चाहते हो अलग से देख लो, अलग से देख लो। वो P of F1 गिवन E2 निकालना है, P of F1 गिवन E2 निकालना है, हो जाएगा P of E2 इंटरसेक्शन F1 डिवाइड बाय P of E2। ठीक है, E2 के साथ F1, E2 के साथ F1 ये रहा, E2 के साथ F1 4/7 into 8/20, 4/7 into 8/20। और ये क्या चीज है, P of E2, P of E2 4/7 ही तो था, देखो कट गया, ये वही आ गया, P of F1 ही तो है ये, तो दोनों P of F1 है। यस, वाला ऑप्शन सही है। आप खुद वेरीफाई कर सकते हो कि वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, जैसे अभी सी करके दिखा है, तो ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है, बस हम आइडिया डिस्कस लेते हैं, कैलकुलेशन का पार्ट तो आप करेंगे। एक प्लेन है जो एक लाइन को कंटेन करता है और इस प्लेन की परपेंडिकुलर है, तो कोई प्लेन किसी लाइन को कंटेन करता है तो उस प्लेन का जो नॉर्मल है, उस प्लेन का जो नॉर्मल है लाइन के वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो आपका जो नॉर्मल है, आपके प्लेन का जो नॉर्मल है बच्चा, वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के वेक्टर के अलोंग, जो कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। और आपका प्लेन किसी और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आपका प्लेन का नॉर्मल उस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, जो कि क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो जो n जो है वो दोनों के क्रॉस के अलोंग है, n उन दोनों के क्रॉस के अलोंग है, 2i कैप 3j कैप k कैप क्रॉस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इन दोनों के क्रॉस के अलोंग है। नॉर्मल आ गया, और पॉइंट ये ले लो, इसका लाइन वाला पॉइंट ले लो, इस लाइन को कंटेन करता है वो, तो लाइन का पॉइंट भी प्लेन पे लाई करेगा ना यार। नॉर्मल यहाँ से आ गया, पॉइंट आ जाएगा 1, 3, -2, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी बढ़िया आराम से, P कैपिटल P प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। कैपिटल P1 प्लेन है जो उस ई प्लेन के पैरेलल है, तो नॉर्मल सेम हो जाएगा, नॉर्मल सेम हो जाएगा, और ये आ जाएगा, पॉइंट डाल के नया प्लेन आ जाएगा, ये P1 प्लेन है। बस ये तो बहुत इजीली आप सब कुछ फिगर आउट कर सकते हैं। दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बहुत इजी, बहुत सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस है। ठीक है, सॉल्यूशंस कर लीजिएगा। तो आंसर की से अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है ए और डी। ठीक है, ए और डी आ जाएगा, वो आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं रही। कर लेंगे ना, क्रॉस लेना नहीं, क्रॉस लेना तो हम सभी को आता है, क्रॉस ले, नॉर्मल आ गया, नॉर्मल पता है, पॉइंट पता है, तो प्लेन की इक्वेशन है। प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, प्लेन की इक्वेशन जाती है a x माइनस x1 उसका 1 हो गया, b y माइनस y1 3 हो गया, और c z माइनस z1 z प्लस 2 हो गया, जिसमें a b c कहाँ से निकालने हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, i j k के जो कोएफिशिएंट है वो a b c हो जाएंगे, तो प्लेन p की इक्वेशन आ जाएगी। प्लेन p1 में बस ये पॉइंट बदल देंगे आप, बाकी a b c सेम रहेगा। गुड, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे वीएमसी के मॉडल्स में तो हमने ऐसे क्वेश्चन वर्कबुक में स्टेप के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, स्टेप क्वेश्चंस करते हैं हम, जो और असाइनमेंट्स भी होते हैं उसमें भी हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो g इक्वल टू x f x फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन 0 पे हमेशा कॉन्टिन्यूअस है g, ये कैसे पता हमें, राइट, ये कैसे पता हमें, क्योंकि f के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं आपने, जब f के बारे में कुछ नहीं बोला है, राइट, तो ऐसा हो सकता है ना कि वैसे देखो काउंटर एग्जांपल दो इसका, काउंटर एग्जांपल बोला कि g हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। मान लो f मैं ले लूं, fx में ले लूं ऐसे, sin x by x स्क्वायर when x is less than 0, ऐसे लो, x greater than 0 में मैं ले लूं sin x 5 sin x by x स्क्वायर ले लूं, और इसको 0 पे कुछ रहा है, कुछ भी बोल दूं मैं, 5 भी बोल दूं। अब देखो फंक्शन करने कुछ बोले ना, मैं ले सकता हूँ कुछ फंक्शन, f आर्बिट्री फंक्शन है, तो x इंटू एफ एक्स करोगे, x sin x पे x कट जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट से देखोगे तो 5 आ जाएगी, कहाँ कॉर्डिनेट्स हुआ, लिमिट ही अलग अलग होगी ना g की, भाई साहब g की लिमिट अलग होगी ना, x से मल्टीप्लाई करके देखो, LHL RCL, एक 1 आ गया 5 आ गया। काउंटर एग्जांपल,
एफ कॉन्टिन्यूस है अगर, तो जी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अब जो जो ऑप्शन में सही लगता है कि ऑप्शन सही है, उसका काउंटर एग्जांपल ढूंढने की बजाय, एग्जांपल ढूंढने की बजाय हम उसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर प्रूफ। जो लगता है गलत है उसका काउंटर एग्जांपल ढूंढते हैं। अभी गट फीलिंग गलत भी तो होता है, उल्टा मल्टीपल में तो थोड़ा देखो टाइम लगता ही है। तो आरएसडी देख लेते हैं इसका। RSD at x equal to 0 of gx is equal to limit h approaches 0 g of 0 plus h minus g of exact 0 by h। अच्छा, अगर f कॉन्टिन्यूअस है तो जो उसका f of 0 है वो कुछ डिफाइंड होगा, तो g of 0 0 into something f of 0 which is some finite number defined, तो g of 0 0 ही हो जाएगा, है ना, अगर f कॉन्टिन्यूअस है तो आ जाएगा g of h by h लिमिट h approaches 0 g of h हो जाएगा h fh by h, h कट गया fh आ गया। से LSD देखोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस या माइनस, ये f of माइनस h आ जाएगा। LSD देख सकते हो, LSD आ जाएगा f of माइनस h when h approaches 0, है ना, लिमिट h approaches 0, लिमिट h approaches 0 f of माइनस h आ जाएगा। और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दोनों वैल्यू पक्का मैच करेंगे। लिमिटिंग अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन की लिमिट f की लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, तो दोनों वैल्यू मैच करेंगी। तो यस, अगर g डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट मैच करेगी। और अगर f कॉन्टिन्यूअस है, अगर f कॉन्टिन्यूअस है, राइट, अगर f कॉन्टिन्यूअस है, अगर f कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी, तो RSD LSD बराबर हो जाएगा, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा। अब कह रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएबल है, राइट, अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी है। तो अगर डिफरेंशिएबल है, राइट, अगर डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। फाइन, मान लो दोनों वैल्यू बराबर हो गई, है ना, मान लो दोनों वैल्यू बराबर हो गई, तो दोनों वैल्यू f ऑफ 0 के इक्वल है। ये कहां से आ रहा है, ये दोनों वैल्यू f ऑफ h f ऑफ माइनस मान लो 10 पे कन्वर्ट करके, f ऑफ 0 5 भी तो हो सकता है। ये बस फाइनाइट ही तो होना था, g ऑफ 0 0 होने के लिए बस इसको फाइनाइट ही तो होना था। वो f ऑफ 0 कुछ अलग हो सकता है ना लिमिटिंग वैल्यू से यार। यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को बराबर होने के लिए बच्चे मेरे f ऑफ h f ऑफ माइनस h बस बराबर होना चाहिए ना। f ऑफ 0 के इक्वल हो, ये कहां आ रहा है, f ऑफ 0 कुछ भी हो सकता है। तो यस, इसलिए ऑप्शन करते हैं। हाँ, अगर डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों बराबर होंगे, यस, अगर डिफरेंशिएबल है तो दोनों बराबर होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। कंटिन्यूटी के बारे में एफ केयर में कंटिन्यूटी के बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो एफ ऑफ एच एफ ऑफ माइनस एच एक ही तरह कन्वर्ज करेगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी एफ की। कंटिन्यूटी के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर सकते। मैट्रिक्स तो भाई लंबी चौड़ी कहानी सुनाई गई है, तो करते हैं, कहानी को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे करें, अब ABCD ही लेना पड़ेगा, एन को कुछ लेते हैं, कुछ ABCD लेते हैं और पैटर्न देखते हैं क्या बनता है। ABCD, हाँ, पहले सबसे पहले ये देख लो आप, पैटर्न M है ना, तो क्या क्या बनता है, 2 -1 1 0, 2 -1 1 0, 2 -1 1 2 -1 1 0, 2 -1 1 0, अगेन 2 -1 1 0 करके देखो पैटर्न मिलेगा। 4 -1 3 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा, 3 ये बन जाएगा 1 into 2, 2 minus 1 into 2, 1 into 2, ये 2 बन जाएगा, और बन जाएगा -1 ठीक है। ये m स्क्वायर हो गया। वैसे m क्यूब देखोगे ना, m क्यूब मल्टीप्लाई होगा, चेक करके देखना, तो मैंने किया, मुझे पता है, आप भी करोगे तो पता चल जाएगा आपको। पैटर्न देखो, 2 3 है ना, तो ये 4 बन जाएगा, ये 1 2 है तो ये 3 बन जाएगा, एकदम बिल्कुल ऐसे ही चलेगा पैटर्न, करके देखना आप। -1 है, -2 तो -3 हो जाएगा, 0 -1 है तो -2 हो जाएगा, एकदम ऐसे चलेगा पैटर्न, करके देख लेना आप खुद। तो M26 की बात कर रहा है, उससे कुछ PQRS बन रहा है, M26 है ना, PQRS की वजह से जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो M26 में पैटर्न से जाओगे तो M26 में क्या बनेगा, पैटर्न देखो, एक 27 बन जाएगा, ये दोनों 26 -26 और ये -25 बन जाएगा। तो PQRS किधर है, PQRS, तो P 27 है, Q -26 है, R 26 है, S -25 है। तो PQRS पे जो ऑप्शन है पहले इसको देख लेते हैं। PQRS पे ऑप्शन यहाँ C ऑप्शन,
पी एक्स प्लस क्यू वाई एम होगा, आर एक्स प्लस एस वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई एम होगा और आर एस प्लस एस वाई एन होगा। तो हमेशा किसी भी एम एन के लिए यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी। तो आपको पता है क्लास 10th में पढ़ा है आपने कि 27/26 इज नॉट इक्वल टू 26/25, सो यूनिक वैल्यूज आएगी ही आएगी, चाहे जो मर्जी रखो, कुछ भी रखो यूनिक वैल्यूज आएंगी, याद है ना? तो एकदम सही आंसर है, ठीक है। अब बाकी जैसे बी और डी सम पे बेस्ड है, सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। सम भी निकलेगा, जो पैटर्न है तो सम भी निकलेगा। देखो पैटर्न बन रहा है ना, अगर किसी को इसको ऐड कर रहे हो, पूरा ऐड कर रहे हैं ना, पूरा 1 से लेकर 26 तक सबको ऐड कर रहे हैं, 1 से लेकर 26 तक ऐड कर रहे हैं, तो देखो क्या ऐड होगा, 2 3 4 करो, ऐड करते हैं अगले पेज पे। तो जो सिग्मा है उसमें क्या ऐड होगा, यहाँ टर्म्स है ए बी सी डी ना, करके लिखो। ए कैसे होगा, ए होगा 2 3 से लेकर 27 तक का सम ना, एक ज्यादा तक है। तो 1 से लेकर 27 होता तो n इंटू n प्लस 1/2 और 1 को हटा दो, 14 कितना है भाई, 14 98 होता है, 98 9 14 2 28 378 माइनस 1 377, ठीक 377 तो ये गलत हो गया, 377 चाहिए। बाकी आप समझ सकते हो, ये जैसे डी में ABCD निकालो, जैसे ऊपर वाला किया वैसे ही कर सकते हो, ये भी है ना, ऊपर वाला कर सकते हो। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होता है, इन दोनों का रेशियो अलग अलग होना चाहिए, a प्लस डी बाई सी इज नॉट इक्वल टू b बाई डी प्लस डी, ठीक है। ऐसा हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, कर सकते हो ना, वो तो आप कर लेना अपना, ये आंसर आ जाता है, करके देखना ये वाला आंसर आ जाता है। एक और देख लेते हैं बस, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इसमें तो एम में ही काम हो जाना है। तो एन को मान लो ABCD माना हुआ है, क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लो, ठीक है। मतलब ABCD मान लो समझने के लिए, ये वाला ABCD यूज करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिंपल लिखने में तो आसान रहता है, समझ रहे हो। मतलब जो हम एन के लिए ABCD एज्यूम करें ना, उसका इससे कोई लिंक नहीं है, अब इतने समझदार हुआ। तो अगर MN हमें ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं, तो 2 -1 1 0 के साथ ABCD रखा हमने, और इसको इधर रखा ABCD और मैच कर दिया 1 1 0 1 से, तो मैच करो, ये 2a माइनस सी इक्वल टू ए आ जा रहा है, फर्स्ट मैच करा दी, अच्छा यार 2a माइनस सी, 2a माइनस सी इक्वल टू ए आ जा रहा है, ठीक है। सेकंड ये वाला टर्म मैच करो, सेकंड वाला, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम वाला, 2 इंटू बी माइनस डी, 2 इंटू बी माइनस डी, इसका मैच करेगी a इंटू 1, तो a प्लस बी। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू सी इक्वल टू सी इंटू 1। फिर लास्ट रो जो है 2 और 2 क्रॉस 2 का जो लास्ट वाला है उसको मैच करेगी 1 इंटू बी ना, 1 इंटू बी प्लस 0 इंटू डी मैच करेगा सी इंटू 1 डी इंटू 1। तो ए इक्वल टू सी है, तो ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर गया, इक्वल टू ए हो गया। बाकी आप यहाँ रिप्लेस करके देखोगे, तो अगर हम बी को ए और सी तो ऑब्वियस आ गए, फर्स्ट और थर्ड तो ऑब्वियस हो गया, इसको देखो 2b माइनस डी है ना, 2b माइनस डी है, तो एक बी को इधर लाइए, b इज इक्वल टू ए प्लस डी, b इक्वल टू ए प्लस डी, ये आ रहा है b इक्वल टू सी प्लस डी, ए और डी बराबर है, ए और सी बराबर है, तो ऐसा कोई तो ढूंढ ही लेंगे ना आप, है ना, ऐसा कोई तो ढूंढ ही लेंगे ना इस टाइप का। अच्छा, इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होगा, तो AD इसका AD मतलब इसका नहीं, इसका जो AD माइनस BC है, AD माइनस BC वो 0 नहीं होना चाहिए। तो AD क्या है, अब देखो A और C तो बराबर हो गए, A और C बराबर हो गए, A इंटू डी माइनस बी 0 नहीं होना चाहिए, डी माइनस बी निकालो कुछ, डी माइनस बी निकल तो क्या, डी माइनस बी देखो माइनस ए, ध्यान से देखो डी माइनस बी माइनस ए है, तो माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, आराम से मिल जाएगा, एकदम आराम से मिलेगा, ए 0 छोड़ दो बाकी तो मिल जाएगा। एक इसको भूल रहा हूं मैं यहाँ पर, एन के फर्स्ट एलिमेंट को, ये ए से उस ए का लिंक नहीं है, दिक्कत होती थी अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिखो, सिंबल सीखने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने सिंप्लीफाइड सिंबल्स का इस्तेमाल किया। ये क्वेश्चन है, इसको कह सकते हैं कि एडवांस के लेवल से बियॉन्ड था, जो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो जनरली हम नहीं पढ़ाते जेई, ठीक है। तो उसको लर्निंग होती है कुछ, बाकी सारे क्वेश्चन देखिए, ये दोनों पेपर मिला के ये क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि थोड़ा एडवांस में जनरली हम नहीं टच करते हैं, उस वाले कॉन्सेप्ट से पूछ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन में तो ये ना कि अब इस क्वेश्चन को देख के रियलाइज हो गया होगा ऑलमोस्ट सारे बच्चों को, भाई ये छोड़ो दूसरा करो, तो इसलिए एग्जाम में टाइम ज्यादा हुआ नहीं होगा इसको लेकर,
तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है देखो जरा, तो छोटे में समझो, छोटे में समझो कि मान लो 1 2 3 4 5, और अगर आपको इक्विवेलेंस बनाना है तो इसको ना इक्विवेलेंस क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जैसे कि आप अगर एक पार्टीशन करो, सेट का पार्टीशन करो कि मुझे 3 अलग करना है, 2 अलग करना है, मुझे 3 अलग करना है, 2 अलग करना है। एग्जांपल की आप 1 2 3 अलग कर लो, 1 2 3 अलग कर लो और 4 5 अलग कर लो। तो इससे जो रिलेशंस बनेंगे, इसे कितने बनेंगे, इसे कितने ऐसे कितने एलिमेंट्स रहे, ऐसे इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने रहेंगे, 9 रहेंगे, 3 into 3। उन सबको लेना पड़ेगा ताकि इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, क्योंकि 1 2 से रिलेट होगा, 2 3 से, तो 1 3 से भी रिलेट होगा। सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 भी लेना पड़ेगा, 3 2 भी लेना पड़ेगा, सबको ही लेना पड़ जाएगा। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए आपको ना इक्विवेलेंस क्लासेस में, पार्टीशंस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और उन पार्टीशंस में जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं सबको लेना होता है, तभी पूरा इक्विवेलेंस बन पाता है। तो इसमें से 3 into 3 9 बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट, सबको लेना पड़ेगा ताकि इक्विवेलेंस क्लास, ताकि इक्विवेलेंस रिलेशन बन पाए। इनमें 2 into 2 4 बनेंगे, उन चारों को लेना पड़ेगा ना, 4 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4 चारों को लेना पड़ेगा। इसमें सब 9 को 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 3 सबको लेना पड़ेगा। एक दो बोलने से मिस कर दिया, समझ गए होंगे कि सबको लेना पड़ेगा। ये कैच है इसमें, ये समझना है। अब पार्टीशन जितने तरीके से बना सकते उतना होगा। पार्टीशन अब 4 एक का ही बना सकते थे, तो 1 अलग कर दो पूरा, 1 अलग कर दो, 1 की जगह 2 भी अलग सकता है, 3 भी 4, वैसे भी वो नंबर बढ़ता जाता है 2 3 4। ये कैच है इसमें, समझ में आ रही है बात आपको? एक पार्टीशन पूरा ले लो, एक जीरो का पार्टीशन पूरा ही एक ले लो, वो भी पार्टीशन हो गया, कि पूरे को ही ले लिया। तो पार्टीशन कैसे कैसे कर सकते हो आप इसका, इसकी सिर्फ बात करें तो एक 5 0 में कर सकते हो, फिर 4 1 में कर सकते हो पार्टीशन, फिर 3 2 में, 3 1 1 में कर सकते हो पार्टीशन, फिर 2 1 1 में, 2 2 2 1 में, इस तरह से पार्टीशन कर सकते हो, फिर 1 1 1 की 5 पार्टीशन कर सकते हो। मतलब इस तरह से देखना पड़ता है। तो आप एक चीज फील कर पा रहे हो कि अगर आपने 3 और 2 का पार्टीशन किया है, अगर आपने 3 और 2 का पार्टीशन किया है तो क्या होगा, देखो इसमें 42 एलिमेंट्स रखने हैं ना, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें 9 और 4 13 एलिमेंट्स होंगे। अगर आपने बच्चे मेरे से 3 और 2 का पार्टीशन किया है, अगर बेटा जी मेरे, अगर आपने 3 और 2 का पार्टीशन किया है तो इसमें 3 into 3 9, 2 into 2 4, 9 plus 4 13 एलिमेंट्स होंगे उस इक्विवेलेंस रिलेशन में। अगर आपने 2 to 2 का पार्टीशन किया है, 2 to 2 का पार्टीशन किया है, 1 2 3 4 5 ऐसे पार्टीशन किया है, तो इसके इक्विवेलेंस रिलेशन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, इसकी वजह से 2 into 2 4 रहेंगे, 2 into 2 4 रहेंगे, 1 into 1 1 रहेंगे, 4 plus 4 plus 1 मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स का सम है। ये कैच है इसमें, परफेक्ट स्क्वायर्स का सम है। हरी बात समझ? तो अभी इस बात को समझने के बाद आप समझो कि मुझे 10 को पार्टीशन करना है। अगर मैं 10 को, सोचो एक बार, 5 5 के दो पार्टीशन में बांट दूं, अगर मैं 10 को 5 5 के दो पार्टीशन में बांटूं तो 5 into 5 25, 5 into 5 25, 50 एलिमेंट्स हो जाएंगे उस इक्विवेलेंस रिलेशन। वो नहीं चाहिए मुझे 42 चाहिए। तो 42 कैसे आएगा, मैं कैसे पार्टीशन करूंगा कि मुझे 42 मिलेगा? सोचो 42 आने के लिए कैसे पार्टीशन करूंगा, दिमाग लगाओ। अब 7 तो ला नहीं सकते, 7 लाते ही उसका स्क्वायर खुद ही 49 हो जाता है, ठीक है? 7 लाते ही उसका स्क्वायर खुद ही 49 हो जाता है। तो 7 का तो कोई पार्टीशन, किसी पार्टीशन में 7 एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते, उससे कम ही होंगे। 6 से शुरू करो, 6 का रखोगे तो 36 तो अकेला ही हो गया, है ना, 6 ही और बचा। तो स्क्वायर सिस्टम से 6 कैसे बनेगा, सोचो इधर 6 2 1 1 एक बन गया। 6 के साथ और सोचो, 6 के साथ और सोचोगे, 3 सोचोगे तो 45 हो जाएगा मिनिमम। 2 सोचोगे 2 बार तो वो भी 44 हो रहा है। 42 होने के लिए यही एक रास्ता है। कम करो थोड़ा, 5 करो, 25 किया आपने, 25 किया तो अगला 6 तो हो नहीं सकता, 5 तो खुद हो नहीं सकता, 4 करो तो 41 तो हो गया, 41 हो गया, 5 4 और एक ही बचा 5 4 1। देख लो और कोई नहीं होगा। अब पार्टीशंस करना कैसे, वो तो आप वीएमसी के बच्चे हो तो जानते हो, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन से बेसिक रिजल्ट होता है। जैसे भी जिस भी तरह से पढ़ा हमने, पार्टीशन तो बनाना आता है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी होती है इसके पीछे कि ऐसे क्यों मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, लेकिन आप अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में अपने अपने तरीके से पार्टीशन करना पढ़ा होगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, आप समझ के आओगे, ठीक है? तो इन दोनों का आंसर निकालो। इसका आंसर क्या आता है, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 by 24, तो 3 3 1260, इसका भी देख लेना 1260 ही आता है, तो 2520 आंसर आता है। तो मैन कैच इसमें ये है
2520 आंसर आता है। मेन केस बच्चे ये है इसमें कि अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने तो हमें सेट्स को पार्टीशन करना है, और सेट को पार्टीशन करेंगे, उस पार्टीशन जो भी है पार्टीशंस के हर पार्टीशंस में सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो अगर आपने 3 और 2 का पार्टीशन किया है तो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स रहेंगे, इसमें 4 रहेंगे, 9 4 13 सबको लेना पड़ेगा, तभी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। वो परफेक्ट स्क्वायर्स का सम वाला गेम है जो आपको मैंने समझाया। चिंता मत करो, ये लर्निंग वाला क्वेश्चन था, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, मतलब अगर आपको खुद से स्ट्राइक नहीं किया तो जो बच्चे जिनको एग्जाम अगले बार देना उनके लिए ये ठीक क्वेश्चन। नॉर्मली जैसे हम करते हैं हमें यार जासूस की तरह शक करना होता है, भाई कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है वहां सोचो। तो क्वाड्रेटिक में कहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो 0 1 पे मॉड की वजह से गड़बड़ नहीं होती, पता है मॉड की वजह से क्वाड्रेटिक में गड़बड़ नहीं होती, बाकी दो फंक्शन बढ़िया सुंदर सा है। इसी में क्वाड्रेटिक में तो यही गड़बड़ करेगा जो करेगा, ठीक है। एक्स साइन एक्स को अलग से कंसीडर करो, आप एक्स साइन को अलग से कंसीडर करो। कैसा फंक्शन एक्स साइन एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, तो इसका डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स क्लियरली पॉजिटिव है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में एक्स साइन एक्स 0 से पाई बाय 2 ले लो, 0 से पाई बाय 2 ले लो, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 ले लो बच्चे, क्योंकि उसके बाद तो इवन फंक्शन है ना, ये एक्स साइन एक्स इवन फंक्शन है ना, तो जो राइट में होगा वही लेफ्ट में होगा, तो एक हाफ की चिंता कर लेते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है तो क्या हो रहा है, जी ऑफ 0 0 हो जा रहा है, जी ऑफ 0 0, हमें देखना है कि जीआईएफ कितनी बार तंग करेगा, है ना। जी ऑफ पाई बाय 2 कितना हो जा रहा है, जी ऑफ पाई बाय 2 हो जा रहा है, तो जीआईएफ कितनी बार तंग करेगा, एक ही बार, जब वो 1 होगा। 0 से पाई बाय 2 जा रहा है, 0 से 1.57 जा रहा है बच्चा, 0 से 1.57 जा रहा है, तो जब 1 होगा तो ही दिक्कत होगी जीएफ की वजह से। 1 कब होगा, एक ही बार होगा, तो एक राइट हाफ एक लेफ्ट हाफ, तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो तो 2 है। अब बीटा की वैल्यू देखो, वो 2 तो होगा ही होगा, जिन 2 पे डिसकंटिन्यूअस होता है वहां तो होगा ही होगा, और शक कहां है, अब इनमें जहां गड़बड़ हुई थी वहां तो होगा ही होगा, इसको छोड़ो, इसमें शक कहां है आपका, 0 1 पे। ध्यान से देखो बच्चे, 0 पे गड़बड़ सुधर जा रही है, देख रहे हो, 0 के राइट में डेफिनेशन एक्स साइन एक्स है, 0 के लेफ्ट में डेफिनेशन माइनस एक्स साइन एक्स है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, एक्स साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव लो, क्या आ जाता है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं तो हम डेरिवेटिव ले सकते हैं ना, एक्स साइन एक्स, एक्स पे मॉड लगाए, मॉड एक्स साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो हम डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं डेरिवेटिव कैसा बिहेव कर रहा है। एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 0 पे डेरिवेटिव इसका, 0 पे डेरिवेटिव 0 है, और माइनस एक्स साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव भी 0 पे 0 है, तो फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है, 0 पे शक की गुंजाइश, 0 पे शक किया आपने, लेकिन 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल निकला, क्योंकि 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव मैच कर गया, एलएसडी सेम आ गया 0 पे। आप एलएसडी की डेफिनेशन से देख लो, आपको तसल्ली नहीं तो वैसे से काफी जल्दी दिख जाता है। 1 पे दिक्कत है भाई, 1 पे दिक्कत है, 1 पे क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, 1 पे ये 1 पे 0 पे बच क्यों गया, क्योंकि 0 पे ना 0 साइन x वाला 0 पे साइन 0 0 हो गया, इसलिए वो बच गया। 0 पे जो साइन 1 अगर होता नहीं बच पाएगा ना, ये देखो ना, अगर ये 1 होता तो नहीं बच पाता, 0 पे बच क्यों गया, क्योंकि साइन x 0 0 होता है, क्योंकि 1 पे वो नहीं बच पाएगा, करके देखे ना, तो एक और आ जाएगा एक्स्ट्रा पॉइंट 1 1, तो इनका जो सम है वो 5 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, 10 आइडेंटिकल पेन डिस्ट्रीब्यूट करें, 14 आइडेंटिकल ब्लू पेन्स, so that each person gets 6 पेन्स। तो मान लो पहले बच्चे को x1 मिले, दूसरे x1 रेड पेन, सिर्फ रेड पेन का बंटवारा करो, अभी रेड पेन का बंटवारा करो। रेड पेन का बंटवारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान लो रेड पेन किसी को ऐसे दिया आपने, 10 देने थे ना, 10 देने थे, तो कुछ ऐसे दिए कि 2 2 और 1 5, मान लो ऐसे दिए, रेड पेन ऐसे दिए, ठीक है। तो जो ब्लू पेन है वो अपने आप ले लेगा बच्चा, ये बच्चा ले लेगा 4, क्योंकि 6 लेना है, ये 4 ले लेगा, ये 5 लेगा और 1 लेगा, देखो जोड़ के 14 हो जा रहा होगा। तो आपको सिर्फ रेड पेन का बंटवारा करना है, ब्लू पेन का बंटवारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा एक यूनिक तरीके से सबके लिए। सो रेड पेन के बारे में सोचो आप, तो मान लो कि पहले बच्चे को x1 रेड पेन मिले, दूसरे को x2 मिले हैं, तीसरे को x3 मिले हैं, चौथे को x4 मिले हैं, जुड़ के कितना हो जाता है 6, और सारी जो वैल्यूज हैं वो 0 से बड़ी हैं, 0 से बड़ी और 6 तक जा रही हैं। तो जो लंबा वाला पॉलिनोमियल होता है जो VC हम कुछ और नाम से बोलते हैं, CSQ बोलते हैं, खैर बात है कि आप इनफिनिट जीपी नहीं बना सकते, मैपिंग नहीं कर सकते, पॉलिनोमियल मेथड से ही करना पड़ेगा। मींस हमारा जो आंसर होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन सीरीज एक्सपैंड करोगे तो x की पावर 0 x की पावर 1 से जाएगा कहाँ, x की पावर 6 कितनी बार, 4 बार जाएगा,
So our answer is coefficient of x की power 10 in 1 minus x to the power 7 to the power 4, 1 minus x to the power minus 4. Answer is coefficient x to the power 10 in. इसको 1 से expand करोगे तो 7c is 0, 4c 0, minus 4c 1 x7. आगे लिखने की जरूरत नहीं कि x10 आपको पता है कि इसमें सारी पॉजिटिव पावर्स होती है, ये मैं थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आगे पता है ना 4c नॉट इंटू A10 होता है, माइनस 4c1 इंटू A3 होता है। और आपको याद होगा कि टीचर्स ने दिखाया होगा कि जो A10 होता है, A10 is equal to coefficient of x की पावर 10 in 1 minus x to the power minus 4 is 4 plus 10 minus 1c10। और ऐसे आप A3 निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका। इसका आंसर इसका आ जाता है 206 आता है, करके देख लेना आपको। तो बस आपको ये देखना है कि रेड पेन का बंटवारा करो, जो ब्लू पेन का बंटवारा है वो ऑटोमेटिकली हो जाए। हरी बात समझ। और ये पॉलिनोमियल मेथड है, जो हम शॉर्टकट वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, उससे नहीं होगा, प्रॉपर पॉलिनोमियल मेथड से ही होगा। इस तरह क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ चुका है और हमारे एमसीक्यू वर्कबुक में भी पहले भी कराते रहे हैं। क्या चाहिए है इसमें कि cos पाई बाय 11 को सोचो 2 cos स्क्वायर पाई बाय 22 माइनस 2। तो जो पहला ब्रैकेट हो जाएगा, ध्यान से देखो, बन जाएगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर पाई बाय 22, पहला ब्रैकेट। क्या करो, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ पर cos पाई बाय 22 से, cos पाई बाय 22 से। तो क्या बना, ये बन गया माइनस ऑफ cos 3 पाई बाय 22 बाई cos पाई बाय 22, पहला टर्म है ना। ऐसे सेकंड टर्म देखो, पैटर्न देखो, सेकंड टर्म तो ऐसे 5 ब्रैकेट से, तो -1 5 बार आएगा तो -1 रह जाएगा, -1 को छोड़, बाकी टर्म्स क्या है उसको देखो। ये आ जाएगा, पैटर्न देख लो, इसका आधा कर दिया और ट्रिपल ऊपर चला गया और आधा वाला नीचे रह गया। इसका आधा किया 3 पाई बाय 22, आधा किया 3 पाई बाय 22, इसका 3 गुना कर दिया तो 9 पाई बाय 22, और जो आधा वाला किया था वो नीचे रह गया। फिर इसका आधा किया था 9 पाई बाय 22, ट्रिपल कर दिया तो 27 पाई बाय 22 cos 9 पाई बाय 22 नीचे रह गया, टेलीस्कोपिक प्रोडक्ट बन गया। फिर 27 का 11 बाई आधा किया, 27 बाई 22, ट्रिपल कर दिया तो cos 81 पाई बाई 22 बाई cos 27 पाई बाई 22, और लास्ट में 81 पाई 22 आधा किया, ट्रिपल कर दिया तो cos 243 पाई बाई 22 डिवाइड बाई cos 81 पाई बाई 22। तो ये कैंसिलेशन हो गया, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, बचा क्या, उसको अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो माइनस के साथ cos 243 पाई बाय 22, माइनस के साथ cos 243 पाई बाय 22 डिवाइड बाय cos पाई बाय 22। ये देखो क्या है चीज है, ये चीज है 11 पाई प्लस पाई बाय 22, तो माइनस भी गायब हो जाएगा, कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 5 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज 4, है ना। इसका आंसर 4 आ जाएगा, वो 5 वाला फालतू का दिया वैसे ही, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन हम अपने बच्चों को कराते रहते हैं, और आप लोगों ने भी जो एमसीक्यू में कहीं ना कहीं किया ही होगा, ये क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका था, तो छूटा तो नहीं होगा। मैथमेटिक्स इजी है, तो इसकी डिस्कशन की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, मैं बस हल्का गाइड कर देता हूँ आपको। अल्फा प्लस, देखो साफ दिख रहा है कि अल्फा आप ओमेगा ले लो, है ना, अल्फा ओमेगा ले लो, बीटा ओमेगा स्क्वायर ले लो। बच्चे मेरे, ओमेगा प्लस 1 क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 ओवर अल्फा प्लस 1 2026, 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, इवन पावर है तो माइनस छोड़ो, तो ओमेगा की पावर 4052, ओमेगा की पावर 4052, ठीक है ना। कैलकुलेशन 3 से लेकर रिमाइंडर लो तो कितना हो जाता है, 1315, 405 से 2 हो गया, ओमेगा स्क्वायर दिस समझ, सिंपली ओमेगा हो गया, ये मोस्ट वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगा आपका, सेम ही इक्वेशन होंगे, ठीक है। वैसे ही सेम कर लोगे ना इस तरह का भी। और इसमें क्या किया, इसमें माइनस ओमेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज है, माइनस ओमेगा है ना, दिख रहा है इसमें माइनस ओमेगा। तो ये ओमेगा वाले क्वेश्चन, ये माइनस ओमेगा वाला क्वेश्चन, ये कुछ रियल रूट वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1
पी प्लस वन आर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, पी और आर इसके रूट्स हैं। तो क्या पूछा हमसे, पी प्लस वन क्यूब आर प्लस वन क्यूब, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस पी इज वन, तो p इंटू पी प्लस वन इज वन, तो वन बाई पी प्लस वन, p इज इक्वल टू वन बाई पी प्लस वन, तो क्यूब के ना, तो मतलब एक रूट पी क्यूब हो गया बेसिकली, तो मेरे तो ईजी है फिर ये वाला भी, है ना। और दूसरा वाला रूट आर क्यूब हो गया, मैं तो क्लास 10 में भी कर चुके हो, एक अल्फा क्यूब बीटा क्यूब वाला सेम क्वेश्चन, नहीं समझ आ गया होगा ना। दूसरा इक्वेशन इसके रूट्स पी क्यूब और आर क्यूब है, बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा। आंसर नहीं था तो इसका आंसर सी करके देख रहा हूँ, राइट, करके देख लीजिएगा, सी आंसर आ रहा है इसका। फाइन, मैथ फॉलोइंग सारी इजी है, जितना मुझे ध्यान है देख लेते हैं। अगेन दिस वन देखो, पहला वाला देखो, पहले वाले में क्या है, साइन 6x इज इक्वल टू, एक को उधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, 1 माइनस कॉस 4x है, तो साइन 6x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स एक तो जीरो ले लो आप, एक तो साइन स्क्वायर एक्स जीरो ले लो एक केस, बाकी दूसरे केस में साइन 4x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। साइन 4x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और छोटा कर सकते हैं क्या इसको, साइन 4x को क्या लिखते हैं, 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, लेकिन तो कोई और छोटा ना हो जाएगा, देख लेते हैं। तो क्या होगा, ये 1 1 गया, 1 उड़ गया, cos 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, तो cos 4x इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x 0 और cos स्क्वायर x 0, और बाकी cos स्क्वायर x 3 तो हो नहीं सकता, cos स्क्वायर x 3 तो हो नहीं सकता, तो यहीं से आंसर आएगा sin स्क्वायर x 0। sin स्क्वायर x 0 कितनी बार होगा, ये हो जाएगा, देखो माइनस पाई पे होगा, 0 पे होगा, पाई पे होगा, 3 वैल्यूज यहाँ से आ गई, एक कब 0 हो जाएगा भाई, माइनस पाई बाय 2 पे हो जाएगा, पाई बाय 2, 2 वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, तो 5 होना चाहिए इसका आंसर, पी का 5 होना चाहिए, पी का 5 काफी दो जगह पर है, इनमें से कोई आंसर है, बाकी आप देखो, बाकी खुद कर सकते हो, और ठीक है चलो और गाइड कर देता हूँ, ये वाला तो बहुत ईजी है, कर लेना, क्यों खुद कर लेना, 1 माइनस साइन स्क्वायर किया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, बहुत इजीली आ जाएगा, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर बन गया, बहुत इजीली आ जाएगा, ये कर लेना, ठीक है। और ये वाला कर लेते हैं, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x को अगर हमें सॉल्व करना है तो किस रास्ते पे लेके जाएं, इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस cos ऑफ x बाय 2 माइनस 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x इक्वल टू 1 बाय 2, तो आई थिंक अब या तो फैक्टराइज कर लो या cos को t मान लोगे तो सॉल्व हो जाए, कर लेना खुद सॉल्व, है ना, इजीली। ये बच्चा 6 sin स्क्वायर x बाय 2 माइनस cos 3x, 6 sin स्क्वायर x बाय 2 माइनस cos 3x इज इक्वल टू 3, राइट, इसको सॉल्व करना है। तो ट्रिगो मुश्किल चैप्टर है ना, देखो ट्रिगो ऐसे मुश्किल चैप्टर मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल देख रहा हो इसका, तो 3 अलग कर दो, 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं 1 माइनस cos x, 2 sin स्क्वायर x बाय 2 को लिख सकते हैं ना 1 माइनस cos x माइनस cos 3x इज इक्वल टू 3, 3 तो उड़ गया, 3 3 गया, बचा क्या, तो माइनस 3 cos x, ठीक है, कैलकुलेशन देख लो, 3 उड़ गया, तो बचा क्या, माइनस 3 cos x माइनस cos 3x इज 0, तो माइनस 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x 0, तो cos x कॉमन लोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सॉल्व हो ही जाएगा फिर ना, cos x कॉमन लोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, कर लोगे आंसर निकालोगे, नंबर ऑफ वैल्यूज ही तो पूछे ना, तो ग्राफ से बाकी आंसर निकाल लो, ठीक है। आंसर बी और सी में से कोई होगा, इनका आंसर बी है, वो तो पहले का पता चल ही गया था। इनफैक्ट से सॉल्व करने के लिए देखोगे आर एस सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, बी इसमें पता चल गया, बी और सी में से कोई होगा, ये सॉल्व आसानी से कर लेंगे, कर लेते हैं सॉल्व, ये तो तुरंत हो जाना चाहिए सॉल्व, ये सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाना था। करो इसको सॉल्व करेंगे, क्यू को सॉल्व करें, तो cos 6 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x 0, cos स्क्वायर x 0 और cos 4x 1,
दो आंसर आएंगे, है ना। cos स्क्वायर x 0, cos स्क्वायर x 0 होके कट गया, cos 4x 1 हो गया। cos स्क्वायर x 0 में क्या क्या वैल्यूज आ रही है? cos स्क्वायर 0 में एक वैल्यू आ रही है -π/2, π/2, और इससे सिर्फ एक 0 ही आ रहा है, बाकी कोई नहीं आ रहा। बाकी देखो, बाकी तो 3π/2 वगैरह तो आए ही नहीं, बाकी मतलब 2π वगैरह तो आए ही नहीं, तो 3 ही वैल्यूज आ रही है। तो ये तो वैल्यू दिख जा रहा है कि p का आंसर ये 5 हो जाएगा, इसके नंबर 5 है, इसके 3 है, तो इसका 5, इसका 3, तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सी और डी पार्ट। ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए कर लिया सॉल्व। ठीक है, हाँ, MM ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो M ट्रांसपोज इसका है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो MM ट्रांसपोज लेते हैं, उसे रिलेट करेंगे। MM ट्रांसपोज अल्फा 1/√2, इधर लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी अल्फा से लिख लेता हूँ मैं, अगले पेज पे जरूरत पड़ेगी फिर सॉल्व करने की। तो M है, MM ट्रांसपोज ले लेते हैं, M है अल्फा 1/√2, अल्फा 1/√2 माइनस 1/√2, अल्फा 1/√2, अल्फा 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√3, 1/√3 एंड बीटा अगेन 1/√3, फिर गामा डेल्टा म्यू, ये, और साथ में इसका ट्रांसपोज भी है, ट्रांसपोज है अल्फा 1/√3 गामा 1/√2 बीटा डेल्टा माइनस 1/√2 1/√3 म्यू, अल्फा 1/√2 माइनस 1/√2 1/√3 बीटा 1/√3 गामा डेल्टा म्यू। उल्टा कर दो, अल्फा 1/√3 गामा 1/√2 बीटा गामा माइनस 1/√2 1/√3 म्यू। ये आई बनना है, तो पहले इसको लिखते हैं, पूरा कितना बनता है। अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बन जाता है। ठीक है, मिडिल टर्म बनती है अल्फा /√3 बीटा /√2, अल्फा /√3 बीटा /√2 एंड अल्फा /√3 बीटा /√2 माइनस 1/√6। ठीक है, लास्ट बन जाती है, इसको ऐसे करना है ना, तो अल्फा गामा प्लस डेल्टा /√2 माइनस म्यू /√2, जिसको सबको 0 होना है ना। देख लो दोबारा से, अल्फा इसको इसके साथ क्या है, अल्फा गामा हो गया, डेल्टा /√2 हो गया, माइनस म्यू /√2 हो गया। मिडिल लाइन को पकड़ो, 1/√3 अल्फा /√3 मिडिल लाइन अल्फा /√3 बीटा /√2 माइनस 1/√6। अल्फा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल मिडिल टर्म देखो, तो 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1/3, तो बीटा स्क्वायर प्लस 2/3। ठीक है, इस टर्म को देखते हैं, ये आ जाएगा इससे दिस इंटू दिस, यहाँ से लिया यहाँ से लिया, तो गामा /√3 गामा /√3 बीटा डेल्टा, गामा /√3 बीटा डेल्टा और प्लस म्यू /√3। ठीक है, अब इसको पकड़ा, गामा दिस, तो गामा स्क्वायर गामा ये ले लिया इसके साथ, गामा अल्फा डेल्टा /√2 माइनस म्यू /√2, गामा अल्फा गामा दिस डेल्टा /√2 माइनस म्यू /√2, डेल्टा /√2 माइनस म्यू /√2। ठीक है, ये ले लिया, गामा के साथ दिस, और ये लेना है गामा /√3 डेल्टा बीटा गामा /√3 डेल्टा बीटा म्यू /√3। लास्ट टर्म देखा तो लास्ट टर्म दिस इंटू दिस आएगा, गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर म्यू स्क्वायर। अब आई बनना है इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 0 है, तो 1 है सॉरी,
तो अल्फा तो क्लियरली जीरो, अल्फा में तो कोई डाउट नहीं, ठीक है, ये जीरो है। तो ये चीज अगर जीरो है, इसको जीरो करोगे, देखो ध्यान से, इसको जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे तो ये गया, इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा, तो बीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। चेक कर सकते हो आप, समझिए कैलकुलेशन यहाँ पर। इसको देखो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0, तो ये इसको 1 किया तो अल्फा 0 हो गया, इसको 0 किया आपने तो ये 0 हो ही चुका है, बीटा आ गया 1/√3, ठीक है, बीटा 1/√3 आ गया। अब इसको 0 किया आपने, इसको 0 किया तो अल्फा 0 हो चुका है, गामा डेल्टा इक्वल टू म्यू आ गया, डेल्टा इक्वल टू म्यू आ गया। इसको 0 करने से कोई फायदा नहीं हुआ, इसको ये तो मैच कर ही रहा है, ये तो 1 होना चाहिए, 1 हो रहा है, इसको 0 करते हैं, इसको 0 करेंगे तो डेल्टा म्यू बराबर आ चुका है, डेल्टा म्यू बराबर आ चुका है और बीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो बीटा की वैल्यू आ चुकी है 1/√3, तो गामा प्लस म्यू कह दो इसको, डेल्टा को म्यू कह दो, तो म्यू/√3 म्यू/√3 बस, कुछ नया नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा बस इनका सम, लास्ट वाले से, लास्ट बिल्कुल लास्ट 1 हो, तो गामा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर 1 है, गामा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर 1 है, और गामा है -2 म्यू, तो 4 म्यू स्क्वायर, गामा को -2 में डालोगे तो 4 म्यू स्क्वायर, 6 म्यू स्क्वायर 1 आ जाएगा। प्लस माइनस का चक्कर है, लेकिन जब आंसर फाइंड करोगे ना, आंसर सब में मैच कर जाते हैं, तो म्यू अगर आप ले लो 1/√6 और डेल्टा भी ले लो 1/√6 और गामा ले लो -2/√6, आपके दिमाग में जरूर डाउट आएगा, सर हम ये भी तो ले सकते थे, म्यू -1/√6 डेल्टा -1/√6 गामा +2/√6, फर्क नहीं पड़ेगा, करके देखना फर्क नहीं पड़ेगा, बस अब मैंने सारा निकाल दिया, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, है ना, स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ेगा, देख लो गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर कितना है, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर 4/6 1/6 5/6 है ना, तो इसकी वैल्यू है 5/6 जो मैच कर रही है, तो बस ये ऑप्शन डिस्प्रूव हो रहा है यहाँ से। फिर STP ऐसे करो, u.v क्रॉस w सब करोगे ना, तो UVW का जब STP करोगे, ध्यान से देखो, जब UVW का STP करोगे, UVW का STP करोगे, UVW का जब STP करोगे तो डिटरमिनेंट लेते हो ना, ऐसे डिटरमिनेंट, तो अल्फा जो कि 0 हो चुका है, 0 1/√3 गामा, ठीक है, 1/√2 बीटा फिक्स है, 1/√3 डेल्टा और -1/√2 1/√3 म्यू। आप देख रहे हो कि आपको डेल्टा म्यू सेम रखना है, गामा उसका बस नेगेटिव माइनस ट्वाइस ऑफ नेगेटिव रखना है, तो अगर इन दोनों का साइन सेम रखिए, इसका अलग करोगे, या इसका दोनों का प्लस इसका माइनस, या इन दोनों का माइनस इसका प्लस, तो आंसर डिटरमिनेंट के मैग्नीट्यूड का तो सेम आएगा, मॉड लगा के फिर आंसर सेम आएगा, दिख रहा होगा, तो आप देख लेना इसको, जब आप VTP भी लेते हो ना, VTP याद है ना, इसकी बात करूँ मैं, u.w इंटू वी माइनस u.v इंटू डब्ल्यू, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस का आंसर सेम आता है, और लास्ट ये वाला ये तो बस रख दो और कोएफिशिएंट कंपेयर करो, तब भी आंसर सेम आ जाता है, ठीक है, तो करके देख लीजिए ना, x शायद 1/√3 आता है, x q4 आता है, ये आंसर आ जाता है, q4 इसमें भी आ रहा है, इसका आंसर फाइनली क्या निकाला था हमने, इसका आंसर ए आ जाता है, करके देखना, ठीक है, मैं सारा निकाल ही दिया, बस डाल के पुट ही करना है, तो प्लस माइनस का कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, राइट, तो थोड़ा वो एग्जाम में कई बार में हिम्मत दिखानी पड़ती है, चलो लेके देखो, दो ही तो केस है, दोनों केस सॉल्व कर लेंगे, एक केस में सॉल्व करने बैठोगे रियलाइज हो रहा है सेकंड केस में फर्क नहीं पड़ता, ये तो बहुत ईजी है, इसका तो बस आंसर आपको बताया, तो ये तो खुद कैलकुलेशन कर ले, आपको पढ़ते पता चलेगा क्यों इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, देखो सर्कल का सेंटर देकर आपसे लाइन दे दिया, तो रेडियस निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, कॉमन टेंजेंट क्या होता है, पैराबोला के लिए जो टेंजेंट होता है y = mx + a/m होता है ना, और सर्कल के साथ CP = सेटिस्फाई करा दोगे, सर्कल के सेंटर से रेडियस, तो कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। लैटिस सिस्टम का जो एंड पॉइंट होता है सबको पता है, AE, B² होता है, और जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो होती है a² x/x1 - b² y/y1 = a² - b² यूजुअल नोटेशंस के साथ। हाइपरबोला में डायरेक्ट्रिक्स है, तो AE आपने दे दिया है 5 है, और a/e दे रहे हो आप 16/5 है, हाइपरबोला का जो b² होता है वो a² e² - a² होता है, और हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² a² - y² b² = 1, तो सब कुछ आ रहा है।
बहुत ईजी एकदम सिंपल सा। तो अगर हम शुरू से देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन तो एग्जाम में बच्चों को कर लेना चाहिए था, ओके, जिन बच्चों का एग्जाम हुआ तो वो भी देख सकते हैं, और जिनका आगे एग्जाम होने वाला है वो देखें कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन तो वो कर लेने चाहिए थे। चलो ये एनालिसिस थोड़ी थी इसमें, तो इसको मान लो कोई बच्चा ना कर पाया, चलो इसको छोड़ो, फर्स्ट को ये तो 100% कर लेना चाहिए था। कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन का पार्ट तो कर लेना चाहिए, मैं क्वेश्चन होता हुआ दिख रहा है तो ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए था। दूसरा, तीसरा, ये 3 क्वेश्चन कर लेने चाहिए थे हमें। चौथा ऑफ कोर्स ये कर लेना चाहिए था, ठीक इजी क्वेश्चन था। पांचवा ऑफ कोर्स 3D सबका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो पहले 5 क्वेश्चन अभी तक हैं। चलो ये थोड़ा एनालिसिस था, इसको छोड़ो। 5 क्वेश्चन अभी तक हैं जो कर लेने चाहिए थे आपको। इसमें भी थोड़ी-सी कैलकुलेशन है, चलो इसको भी इग्नोर करो। कंजर्वेटिवली अगर देखो तो ये तो नहीं हो सकता था, चलो इसको छोड़ो। 5, हाँ, ये ठीक है। इतना एनालिसिस तो करते हैं हम। 6 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चन था, पीएनसी तो स्ट्रॉन्ग होता ही हमारा। जी, तो पीएनसी का अगर कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग नहीं तो छोड़ो, 6 क्वेश्चन तक ही रखो। ये तो 100% करना चाहिए था। 7 क्वेश्चन, 7 मैथ वाले तो सारे करनी चाहिए थी, चारों मैथ वाली 7 और ये 4 11, ये मैथ द फॉलोइंग सारे मैथ द फॉलोइंग करनी चाहिए थे। तो 11 क्वेश्चन, 16 में 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एकदम कर लेने चाहिए थे। चलो एक दो स्लिप डाउन हो गया तो 9 क्वेश्चन तक तो कर ही लेना चाहिए था। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट आपको।